चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन का नया टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। इससे पहले जो लेक्चर हम डिस्कस किए थे, मतलब कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्कस किए थे वो किसके लिए डिस्कस किए थे? पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए, या उसी को बताओ क्या बोलते थे? डिसकंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। क्या डिफरेंस है बताओ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी में? ठीक, तो देखो मेन जो मेजर डिफरेंस है, हालांकि ये चीज़ हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इस बार मैं उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जो मेजर डिफरेंस है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या मेजर डिफरेंस है कि मान लो इस टाइप का कुछ पॉइंट मासेज हम रखें, ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं पॉइंट मास या डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो कि दो लगातार पॉइंट के बीच में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इस गैप की वजह से क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। कोई भी दो लगातार पॉइंट मास ले लो, यहाँ पर भी ले लो, यहाँ पर भी ले लो, ठीक। इस गैप की वजह से बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस या पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब इन सब वैल्यू को ऐड करना अगर हो, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस वैल्यू को अगर ऐड करना हो तो यहाँ पर एडिशन बताओ क्या लिखोगे? 1 + 2 + 3 + 4 और भी रहता था सो, ठीक। तो यहाँ पर एडिशन हम लोग बताओ कैसे यूज करते हैं? समेशन के साइन से, ठीक। ये सब वैल्यू को अगर ऐड करना होगा तो बताओ क्या करोगे? समेशन का साइन यूज करोगे, ठीक। अब मान लो कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, कुछ इस टाइप का सिचुएशन बन रहा है। मान लो कि ये रॉड है, इमेजिन करो कि मान लो ये आपके पास एक रॉड है, ठीक। तो ध्यान से देखो तो रॉड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, रॉड जो बनाया जा रहा है वो कैसे बनाया जा रहा है? सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट मास रखा गया, फिर दूसरा पॉइंट मास, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास को जो रखा गया है वो कंटिन्यूअस में रखा गया है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब इसमें से अगर कोई दो भी लगातार अगर पॉइंट मास आप कंसीडर कर रहे हो तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब दो पॉइंट मास के बीच का जो डिस्टेंस का गैप है वो वेरी 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 लेस, मतलब उसको नेग्लिजिबल हम लोग बोल सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, दो लगातार पॉइंट मास के बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, ठीक। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। क्या समझ में आया? तो मान लो समझने के लिए अगर देखना यहाँ पर ये रॉड है अगर है तो यहाँ पर देखो इस टाइप का देखो पॉइंट मास क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसा पॉइंट मास की कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो मान लो कोई दो पॉइंट मास लेते हो, ठीक। इसको देखो जूम करके, इधर हम जूम करके आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो देखो ये एक पॉइंट मास यहाँ पर है, मतलब ये समझो कि एक पॉइंट देखो मास यहाँ पर है, तो दूसरा पॉइंट मास ऐसे है, तीसरा पॉइंट मास ऐसे है, ठीक। ये एक्चुअल फिगर नहीं, ये एक्चुअल फिगर देखो ये है। हम जूम करके पिक्चर को और क्लियर दिखाने के लिए आपको ऐसा दिखा रखे हैं। तो ऐसा ऐसा ये जो रॉड का फॉर्मेशन आप करोगे, ऐसा ऐसा पॉइंट मास जो कि कंटिन्यूअस में क्या होगा? कनेक्टेड होगा, कि कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक। अब देखो कि इसमें अगर आपको वैल्यू ऐड करना होगा, इसमें तो वैल्यू ऐड करने के लिए क्या यूज करते थे? समेशन का साइन। इसमें जो वैल्यू ऐड करना होगा वहां पर हम लोग समेशन का साइन यूज नहीं करते हैं। जैसा कि आपको कैलकुलस में, बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब चीज हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। फिर से एक बार मैं रिवीजन, एक बेसिक रिवीजन करा रहा हूं। तो यहां पर जब कंटिन्यूअस वैल्यू को ऐड करना होगा तो उसके लिए जो मैथमेटिकल टूल्स हम लोग जो यूज करते हैं वो मैथमेटिकल टूल क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन, ठीक। अब ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि वैल्यू को ऐड करना, और ये वैल्यू को कहाँ पर ऐड करेंगे? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर यही वैल्यू ऐड करना रहता हमको किसमें? डिस्क्रीट में, तो वहाँ पर क्या यूज करते? समेशन का साइन, ठीक। अब देखो इंटीग्रेशन, तो जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो देखना हमेशा दो वैल्यू गिवन रहता है। दो वैल्यू कहने का मतलब दो लिमिट गिवन रहता है। इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, और इसको बताओ क्या बोलते हैं? अपर लिमिट।
ठीक। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब देखो क्या हुआ कि जैसा कि देखो यहाँ पर हम जब रॉड का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो रॉड का जब फॉर्मेशन किया तो बताओ रॉड का जो बनाए हैं हम लोग, बताओ ये क्या है, बहुत सारा पॉइंट मास के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक, देखो जब रॉड का बनाना शुरू किए थे तो बताओ ये क्या होगा, इसका इनिशियल। ठीक, और ये बताओ क्या होगा, रॉड जब बन के तैयार हो गया इतना लेंथ का, ये बताओ इसका क्या होगा, फाइनल। तो जब रॉड बनाना शुरू किए थे तो पॉइंट मास का क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। ठीक, एडिशन करते समय क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन। जब बनाना शुरू कर रहे थे तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट, मतलब कि रॉड के यहाँ से एडिशन शुरू हुआ और यहाँ पर जाके एडिशन क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब लोअर लिमिट आपको ये बताता है, किसी भी इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट ये बताता है कि ये इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, मतलब समेशन यहाँ से शुरू हो रहा है और ये समेशन जाके कहाँ पर खत्म हो रहा है, अपर लिमिट के पास। कहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, अपर लिमिट। ठीक, तो यहाँ से देखो अगर रॉड की केस देखें तो ये बताओ इसका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, और ये बताओ क्या हो जाएगा इसका अपर लिमिट। मतलब यहाँ से ये देखो क्या हुआ, एडिशन शुरू हुआ तो लोअर लिमिट, और यहाँ पर खत्म हो गया तो बताओ क्या होगा, अपर लिमिट। ठीक, तो मेन देखो जो मेन डिफरेंस है, फिर से मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ क्या, कि पॉइंट या डिसकंटिन्यूअस में अगर हमको वैल्यू ऐड करना हो तो वहाँ पर बताओ क्या यूज करते हैं, समेशन का साइन। किसका साइन, समेशन का साइन। बट इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस में वैल्यू को ऐड करना होगा तो बताओ हम लोग कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। कौन सा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट का मतलब ये हुआ कि वहाँ से कंटिन्यूअस वैल्यू का क्या हो रहा है, एडिशन शुरू हो रहा है, और अपर लिमिट का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जाके वो कंटिन्यूअस वैल्यू का एडिशन पूरा हो गया। ठीक, यही आपका मेन डिफरेंस है किसके बीच में, पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब देखना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। इसका एक जनरल फार्मूला होता है और उस फार्मूला पर बहुत सारा स्टैंडर्ड कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मान लो एक रिजिड बॉडी है, ये क्या है आपका, रिजिड बॉडी। जैसा कि रोटेशनल मोशन के शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं कि रिजिड बॉडी बताओ क्या होता है, रिजिड बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेज। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, पॉइंट मास का कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो मान लो कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसमें देखना एक पॉइंट मास यहाँ पर माने, दूसरा यहाँ पर माने, तीसरा यहाँ पर, ये सब लगातार है। ठीक, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। ठीक, क्यों ना थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पीछे कहने का मतलब पॉइंट मास की तरफ। क्या बताओ कि पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना, क्या ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, आपको पता है। ठीक, वो कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पर अप्लाई करो। तो क्या करो कि इस एक्सिस से ध्यान से देखना कि ये रिजिड बॉडी का क्या है, बताओ एक्सिस है। बताने की ज़रूरत तो अब नहीं है शायद, कि ये जो एक्सिस है इसके प्लेन पर बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, और ये ऐसे क्या कर रहा है, रिजिड बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, हमको इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी कहने का मतलब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक, हम क्या करें कि बहुत एक आसान तरीका यूज कर रहे हैं, क्या कि हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पॉइंट मास हमको कैलकुलेट करने आता है, तो क्यों ना इस रिजिड बॉडी में एक छोटा सा पॉइंट मास कट करें। ठीक, अगर एक छोटा सा पॉइंट मास कट करोगे जो भी होगा, मान लो हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मास कट कर रहे हैं, मान लो इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर जाके, ये समझने की कोशिश करना, एक छोटा सा पॉइंट मास कट किए। ठीक, अब इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा लिख लो। ठीक, अब बताओ कि इस रिजिड बॉडी में ऐसा ऐसा पॉइंट मास कितना बनेगा। अरे एक पॉइंट मास यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास बनेगा। ठीक, हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो किसका निकालना है, रिजिड बॉडी का, ना कि पॉइंट मास का निकालना है। ठीक, तो अब क्या करो कि जितना भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हो सबको ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बताओ अगर सबको ऐड कर दोगे तो बताओ क्या मिल जाएगा तुमको,
टोटल इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिल जाएगा किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो आपको इंटीग्रेशन हम बताए थे उसी का जरूरत पड़ेगा सारे वैल्यू को ऐड करने के लिए। क्या समझ में आया? ठीक, पिक्चर क्लियर हुआ? टेंशन मत लो, सारा मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। ठीक, तो देखना यहाँ पर कि अगर हम बात करें, जैसा कि यहाँ पर देखो एक हम किसी भी शेप का एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, और ये इसका देखो एक्सिस है, ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। या इसी पिक्चर को देखो कभी कभी हम लोग ऐसे भी प्लॉट करते हैं। ठीक, कोई कोई बुक में देखना ऐसे भी दिया रहता है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक, तो इसके अबाउट ये रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है। बताओ बेटा हम क्या बोले थे कि रिजिड बॉडी बताओ क्या होता है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट मास। ठीक, पॉइंट मास का देखो आपको ये फार्मूला पता है, तो देखना एक फार्मूला हम लिख रहे हैं कि मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मान लो कोई पॉइंट मास है, मान लो m है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। ठीक, और इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम आपको बता चुके हैं, क्या फार्मूला होता है, m/r²। ठीक, ये तो हमको आपको ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्यों ना हम इस सिचुएशन को और आसान बनाने के लिए हम ये जानते हैं कि ये जो कंटिन्यूअस मास है या जो रिजिड बॉडी है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास। तो क्या करें कि इसमें से एक छोटा सा पॉइंट मास हम कट कर दिए, एक छोटा सा पॉइंट मास कट कर दिए। मान लो कि इस रिजिड बॉडी का मास टोटल कितना था, कैपिटल M था। अब अगर छोटा सा मास कट करोगे तो बताओ इसका मास कितना लिख दे रहे हैं, dm। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में याद करो हम लोग क्या यूज करते थे, डिफरेंशियल फॉर्म। क्या यूज करते थे, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक, ये सब आपको पहले से थोड़ा कोरिलेट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट मास कट किए हैं इसका एक्सिस से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मान लिए, r। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दो वैल्यू चाहिए, मास और क्या चाहिए, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये जो छोटा सा मास इस रिजिड बॉडी में कंसीडर किए dm, उसके कारण इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, di। कितना मिल रहा है, di, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब खुद बताओ कि इस di का अगर वैल्यू लिखोगे, छोटा सा मतलब इसका अगर अलग से फिगर ड्रॉ करोगे तो देखो इसका पॉइंट मास का अलग से फिगर ड्रॉ करोगे तो बताओ क्या इस टाइप कैसा सिचुएशन बनेगा। ये तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये देखो छोटा सा मास कितना है, dm कितना है, और ये बताओ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना है, r, और इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल रहा है, di। और ये देखो इसके अबाउट ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसको देखो और इसको देखो, क्या बताओ कुछ भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? हाँ, एक चीज़ नज़र आ रहा है, क्या, यहाँ पर मास m था तो यहाँ पर मास कितना है, dm है, मतलब छोटा सा है, स्मॉल मास कट किए हैं। ठीक, तो इसको कैसे लिखें, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था तो यहाँ पर बताओ क्या हो गया, di। ये di क्यों हो रहा है, छोटा सा मास के कारण। ठीक, अब बताओ इस कंसेप्ट से, इस लॉजिक से बताओ क्या लिख सकते हो, di इक्वल टू बताओ क्या लिख सकते हो, बताओ मास, तो मास की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे, dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना होगा, r²। अरे यही होगा, सबको समझ में आ रहा है। ठीक, अब हमको बताओ कि ये रिजिड बॉडी में, मतलब ये कंटिन्यूअस बॉडी में खुद देख कर आप बताओ कि ऐसा ऐसा मास कितना कट कर सकते हो। क्या बताओ, ऐसा ऐसा मास अगर हम इस रिजिड बॉडी में कट करना चाहें तो बताओ क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसा ऐसा बताओ मास कट कर सकते हैं? क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक, कितना मास कट कर सकते हैं ऐसा ऐसा पॉइंट मास, इनफाइनाइट नंबर। ठीक, और सारे इनफाइनाइट मास को ऐड कर दोगे तो बताओ क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिल जाएगा इस रिजिड बॉडी का, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। वही एडिशन हम लोग बताओ यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से। कैसे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से। अब बताओ यहाँ पर फाइनली इसका जो फॉर्मूला निकलेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डी, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा, dm इंटू r²। क्या बेटा बताओ ये समझ में आया? ये चीज़ देखना, यहाँ पर हम लिमिट नहीं डिफाइन कर रहे हैं,
अभी इसलिए नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि जस्ट इसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल 3 टाइप का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी होता है। एक होता है लीनियर, मतलब कि मास का वेरिएशन लेंथ के साथ। दूसरा सरफेस या एरियल, मास का वेरिएशन एरिया के साथ। और तीसरा होता है वॉल्यूम। ठीक, उसमें क्या होता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनसाइड द वॉल्यूम। ठीक, इसीलिए यहाँ पर देखो हम लिमिट नहीं दे रखे हैं। हाँ, यहाँ पर तुम ये मार्क कर दो, यहाँ पर लोअर लिमिट होगा और ये क्या होगा, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू क्या होगा वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे कि बहुत सारा डेरिवेशन हम करेंगे अभी जस्ट आगे, तो वहाँ सारा चीज़ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्या बताओ, बेसिक जो फार्मूला है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्या बताओ ये फार्मूला क्यों होता है? क्या ये चीज़ समझ में आया? मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये लाइन में ये फार्मूला लिखता, फिर उसके बाद डेरिवेशन शुरू करता, बट ये फार्मूला क्यों होता है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस बताने के लिए हम इतना सब कैलकुलेशन डिस्कस किए। अदरवाइज मेरा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं था। क्या बताओ, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, चलिए देखिए, 3 टाइप्स का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, पहला जो टाइप है वो क्या है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये देखो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है कि मान लो ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक, क्या मान लो एक रिजिड बॉडी, इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो मास कंटिन्यूअसली जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किसके लॉन्ग होगा, लेंथ के लॉन्ग। याद रखना कि इसमें जो रिजिड बॉडी में जो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मास का कंटिन्यूअसली जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं वो किसके लॉन्ग होता है, लेंथ के लॉन्ग। ठीक, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मान लो कोई एक रिजिड बॉडी हम कंसीडर किए, ये कोई रिजिड बॉडी कंसीडर किए या कंटिन्यूअस बॉडी कंसीडर किए, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लो इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, और लेंथ कितना है, कैपिटल एम। ठीक, तो यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलोंग द लेंथ, तो इस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। ठीक, इसमें देखो एक टर्म निकल के आता है, क्या कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन से एक टर्म निकल के आता है, लीनियर मास डेंसिटी। हालांकि ये टर्म और ये टर्म मैक्सिमम जगह आपको बिल्कुल सेम लिखा हुआ नजर आएगा। ये लीनियर मास डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेम्डा से। जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेम्डा से। तो इसमें देखो ये है क्या, लेम्डा इज इक्वल टू, देखो क्या है, डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। अगर लेम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी का अगर डिफिनीशन आप पढ़ोगे, मतलब अगर डिफिनीशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। ये किसका रेशियो होता है, मास ऑफ द रिजिड बॉडी डिवाइडेड बाई में लेंथ। इस रेशियो को हम लोग बताओ क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किधर हो रहा है, अलोंग द लेंथ हो रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पर इसका देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे, मास डिवाइडेड बाई में लेंथ, मास डिवाइडेड बाई में लेंथ। अब देखो कि ये तो फॉर्मूला हो गया, तो बताओ यहाँ से लेम्डा इज इक्वल टू, बताओ इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल एम। ये बताओ इस रिजिड बॉडी का टोटल मास कितना है, कैपिटल एम। कब, जब इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है, एल। ठीक, हमेशा याद रखना कि एम अपॉन एल रेशियो, मास अपॉन लेंथ रेशियो क्या है, लेम्डा, मतलब लीनियर मास डेंसिटी है। ठीक, एक रिलेशन तो देखो यहाँ से आ गया। अगर मान लो हमको तो मेनली अगर कंटिन्यूअस का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बताओ आपको क्या चाहिए, डीएम का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, डीएम का। हम क्या कर रहे हैं कि इस रिजिड बॉडी में या कंटिन्यूअस बॉडी में एक छोटा सा मास कंसीडर कर लिए, जिसका मास कितना हो गया, डीएम, और इसका जो लेंथ हम मान लिए कितना, मान लिए डीएम। ठीक, अब यहाँ से अगर लेम्डा का वैल्यू निकालोगे, जो छोटा सा मास कट किए हो, तो यहाँ से अगर लेम्डा का वैल्यू निकालोगे तो बताओ कितना होगा, कि बताओ ये मास कितना है, डीएम। ये मास डीएम कब है, जब इसका लेंथ बताओ कितना है, डीएल। कितना है, डीएल। तो ये रेशियो भी बताओ किसके बराबर होगा,
लेमडा के बराबर, और ये रेशियो भी किसके बराबर होगा, लेमडा के बराबर। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि लेमडा का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ लेमडा अगर लिखोगे, एसआई यूनिट ऑफ लेमडा मतलब लीनियर मास डेंसिटी, बताओ क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर। क्या होगा, केजी पर मीटर। ठीक, अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका होगा, जो हमको ज़रूरत पड़ेगा, मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़े यहाँ पर, उसका आगे कैलकुलेशन में क्या यूज होगा, ढंग से समझना कि आपको कंटिन्यूअस बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, कहाँ पर जाओगे, ये फार्मूला में इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या लिखोगे, डी एम इंटू आर स्क्वायर। हर एक केस में आपको क्या चाहिए, डीएम का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, डीएम का। देखो यहाँ पर टोटल दो टाइप का रिलेशन बनेगा। मान लो अगर इसको मानते हो फर्स्ट, इसको अगर मानते हो सेकेंड, और इसको अगर मानते हो थर्ड, हर एक सिचुएशन में और हर एक प्रॉब्लम में आपको क्या चाहिए, डीएम का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए, डीएम का वैल्यू। क्वेश्चन में देखो क्या करता है, क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट आपका लेमडा का वैल्यू गिवन रहता है, कभी ये लेमडा या तो कांस्टेंट रहता है, नहीं तो क्या रहता है, कभी वेरिएबल रहता है। कुछ भी रहे, आपको कोई अब प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा। क्यों, क्योंकि आपको कैलकुलस अब आता है। ठीक, तो कुछ भी दे, चाहे लेमडा कांस्टेंट दे, चाहे लेमडा वेरिएबल दे, आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आता है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, डरने की ज़रूरत अब नहीं है। तो क्वेश्चन में देखना, या तो लेमडा गिवन रहेगा और नहीं तो टोटल मास गिवन रहेगा। दोनों में से क्वेश्चन में कोई एक वैल्यू आपको गिवन रहेगा ही, और इस रिलेशन के हेल्प से आपको हर एक केस में बताओ क्या निकालना है, डीएम का वैल्यू। क्या निकालना है, डीएम का वैल्यू। कैसे निकालोगे, मान लो कि अगर हम रिलेशन यूज करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, तो बताओ फर्स्ट एंड थर्ड बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू डी एम बाई में कितना हो जाएगा, डी एल। दिस इंप्लाइज बताओ डी एम इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। अगर लेमडा कांस्टेंट है तो बताओ ये इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर लेमडा वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के अंदर में रहेगा। तो बताओ यहाँ से क्या, बताओ हम लोग किसका वैल्यू निकालिए, बताओ डीएम का वैल्यू निकालिए किसके टर्म में, लेमडा के टर्म में। अगर क्वेश्चन में लेमडा पता रहेगा ये रिलेशन यूज करेंगे। फिर अगर क्वेश्चन में आपका मास का वैल्यू गिवन रहेगा और वहां से अगर आपको डीएम का वैल्यू निकालना होगा, तो बताओ क्या करोगे, सेकेंड और थर्ड रिलेशन को यूज करोगे। तो सेकेंड और थर्ड रिलेशन बताओ क्या, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ पर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रिलेशन। बताओ क्या है यहाँ पर कि एम अपॉन एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एम अपॉन डी एल, विच इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना होगा, डी एम इक्वल टू एम अपॉन एल इंटू डी एल। यहाँ से भी देखो क्या निकालिए हम, डीएम का वैल्यू। ठीक, डीएम का वैल्यू हम निकाल लिए तो इसमें पुट कर दोगे तो बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। ठीक, ये देखना, ये जो हम आपको बताए हैं मेन, हम यही रिलेशन आगे हम यूज करने। क्यों, क्योंकि जितना भी कैलकुलेशन करना है, जितना भी न्यूमेरिकल आपको करना है, वो सब में, सब के सब में या तो लेमडा गिवन रहेगा और नहीं तो कैपिटल एम गिवन रहेगा। ठीक, दोनों में से कोई भी वैल्यू गिवन रहे, अब आपको डीएम का वैल्यू कैलकुलेट करने आ गया। डीएम का वैल्यू जब कैलकुलेट करने आ गया तब आराम से क्या कर लोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस कंटिन्यूअस बॉडी का कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, अब देखो कि ये जो फर्स्ट हम लोग केस अभी डिस्कस किए, तीन टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पहला जो टाइप होता है वो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसमें देखना कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब स्टैंडर्ड इसका कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहली बात कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूटेड जहाँ पर बॉडी आएगा वो सब के सब बॉडी क्या होगा, वन डायमेंशन होगा। क्या होगा आपका, वन डायमेंशन। ठीक, तो जितना भी इस यूनिवर्स में वन डायमेंशन बॉडी जानते हो, वन डायमेंशन कंटिन्यूअस बॉडी जानते हो, तुम जितना भी इस यूनिवर्स में सब के सब में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बताओ क्या होता है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका देखो कुछ स्टैंडर्ड मतलब एग्जांपल आप बोल सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका थिन रॉड है। केवल रॉड बोलना सही नहीं रहेगा, हालांकि रॉड का मतलब ही अगर इसका थिकनेस नहीं डिफाइन करके रख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिन रॉड।
थिन रॉड इसलिए बोलेंगे कि अगर मान लो इसका थिकनेस अगर आपको गिवन है तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेंथ के लॉन्ग भी होगा और थिकनेस के लॉन्ग भी। अब ये वन डायमेंशन बॉडी नहीं हुआ, अब ये कौन सा डायमेंशन हो गया, टू डायमेंशन। इधर आपका लेंथ और इधर थिकनेस, ठीक। यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस केस में एरिया के लॉन्ग। यही रीजन है कि हम क्या बोले यहाँ पर थिन रॉड, मतलब इसका थिकनेस जो है लेंथ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, ठीक। तो यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिर्फ किधर होगा, अलोंग द लेंथ होगा। किधर होगा, अलोंग द लेंथ। दूसरा इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो, रिंग। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, रिंग। तो ये दो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब रॉड एंड थिन रॉड एंड रिंग का डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। इसमें अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका थिन रॉड, या सिंपल हम लोग क्या इसको यूज करेंगे रॉड के नाम से, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस हम लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। और क्या मान लेंगे बताओ यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल रिंग। और भी आपका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बशर्ते कि वो बॉडी क्या होना चाहिए, वन डायमेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन डायमेंशन। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का। ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आप ध्यान में रखना, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रिलेशन है, क्योंकि यहीं से सारा डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। क्या समझ में आया। पहला जो टाइप था क्या बताओ, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दूसरा टाइप का मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, बताओ क्या है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को देखो बोलते हैं एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखना जनरली आपका टू डायमेंशन बॉडी में डिफाइन होता है, मतलब कि इस केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एरिया के लॉन्ग होता है। जैसे कि मान लो ये कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक। रेक्टेंगुलर प्लेट में देखना ये क्या है, लेंथ, और ये इसका बताओ क्या है, विड्थ, ठीक। तो यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एरिया के लॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ भी है और इधर क्या है, विड्थ भी है, और दोनों साइड में क्या हो रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एरिया के लॉन्ग, ठीक। जैसा कि बहुत आसान इसका डिफिनीशन भी हो जाएगा। मान लो कि एक रिजिड बॉडी लिए या कंटिन्यूस बॉडी लिए, इसका टोटल मास बताओ कितना है, कैपिटल एम। कब, जब इसका टोटल एरिया कितना है, ए, ठीक। अब इसमें से एक छोटा सा मास कंसीडर किए हम, मतलब छोटा सा मास कितना कंसीडर किए, डीएम। कब, जब इसका एरिया कितना है, डीए, ठीक। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ठीक। अब हम तो यहाँ पर देखना ये सरफेस मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जनरली टू डायमेंशन के बॉडी में होता है। इसको देखो जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। पहले वाले को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लेमडा से, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू देखो क्या होता है, सिग्मा है क्या, सिग्मा इज इक्वल टू बोलोगे इसको सरफेस मास डेंसिटी, या फिर इसको बोलता है एरियल मास डेंसिटी, ठीक। विच इज इक्वल टू देखो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई में एरिया, मास डिवाइडेड बाई में एरिया। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक। अब यहाँ से देखो इस रिजिड बॉडी की अगर बात करें तो सिग्मा बराबर बताओ कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसका देखो टोटल मास कितना है, कैपिटल एम। कब, जब इसका टोटल एरिया कितना है, ए। विच इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो जो छोटा सा पोर्शन हम लोग जो कंसीडर जो कट किए हैं उसका मास कितना है, डीएम। कब, जब इसका एरिया कितना है, डीए। मतलब ये क्या हो जाएगा, डीएम डिवाइडेड बाई में डीए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक। ये दोनों रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा, ठीक। इसका यूनिट बताओ क्या हो जाएगा बेटा, एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट बताओ क्या होगा, मास का बताओ क्या हो जाएगा, केजी, और एरिया का यूनिट बताओ क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक। ये जो रिजल्ट है आपका इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगेन देखना कि अगेन आपको क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा या तो सिग्मा गिवन रहेगा, नहीं तो क्या गिवन रहेगा, मास, ठीक। हर एक केस में आपको क्या चाहिए बताओ,
हर एक केस में आपको चाहिए डीएम। तो अगर सिग्मा गिवन है तो डायरेक्ट मैं देखो वैल्यू लिख रहा हूँ, अगर सिग्मा गिवन है तो डायरेक्ट बताओ डीएम इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू डी। अब डी ए का वैल्यू वहाँ पर क्या होगा वो जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा रिलेशन, अगर मास गिवन है उस समय डीएम का वैल्यू निकालना होगा तो बताओ क्या लिखोगे, डीएम इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई में ए इंटू डी ए। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आगे हम डेरिवेशन में यूज करेंगे। ठीक, अब इसका अगर कुछ एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें हम आपसे, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसा कि इस यूनिवर्स में हर एक वो बॉडी जो 2 डायमेंशन हो, ठीक, उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया के अलॉन्ग होता है। ठीक, इसका कुछ एग्जाम्पल अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो आ जाएगा सर्कुलर डिश आ जाएगा, फिर बताओ क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर, फिर क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर, फिर स्क्वायर, ठीक, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर ये सब प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ये सब भी आपका आ जाएगा। मतलब हर एक वो बॉडी जो 2 डायमेंशन को फॉलो करता हो, ये सब के सब आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स हो जाएगा किसका, सरफेस मास डेंसिटी का। क्या समझ में आया? चलिए तीसरा टाइप का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, मतलब इस केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक, इनसाइड द वॉल्यूम होगा, इनसाइड द वॉल्यूम होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये जो एग्जांपल्स हो जाएगा, इस यूनिवर्स में जितना भी आप 3 डायमेंशनल बॉडी जानते हो, जितना भी आप सॉलिड बॉडी जानते हो, वो सब के सब बताओ क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखना कि रो को हम लोग क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम मास डेंसिटी, जैसे सिग्मा बताओ क्या था, सरफेस मास डेंसिटी, इसी तरह रो बताओ क्या है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई में वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि मान लो एक हम रिजिड बॉडी कंसीडर किए, इसका टोटल मास कितना है, एम, कब, जब इसका वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, वी। अब इसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट किए जिसका मास कितना है, डीएम, कब, जब इसका वॉल्यूम कितना है, डीवी। ठीक, तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूला से अगर लिखोगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल मास एम डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम वी। इसी रेशियो को बताओ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक, अब डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखोगे तो बताओ क्या लिखोगे, डी एम बाई में डी वी। ठीक, जैसा कि अगेन यहाँ पर भी 2 केस कि कभी अगर क्वेश्चन में रो का वैल्यू गिवन रहा तो आपको फाइनली निकालना क्या है, डी एम का वैल्यू। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डीएम का। यहाँ से बताओ डीएम बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू डीवी। और यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन में टोटल मास एम गिवन हो और वहाँ से डीएम का वैल्यू निकालना होगा तो बताओ डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एम डिवाइडेड में वी इंटू डीवी। कभी कभी देखो डीवी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, डीवी इक्वल टू ए इंटू डी आर, वेयर ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आर वहाँ पर आपका थिकनेस या कुछ फाइनाइट लेंथ हो सकता है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक, ये हर एक जगह हम लोग वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम केस में ये हम सिचुएशन लिख सकते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये सब हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका बताओ, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ द रो क्या हो जाएगा, केजी, मतलब मास को डिवाइड करें वॉल्यूम से तो केजी मीटर क्यूब। इसका एग्जांपल बताओ क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर, फिर क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन। मतलब ऐसा इस यूनिवर्स में जो 3 डायमेंशनल बॉडी होगा, ठीक, वो सब के सब आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ द क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से देखो एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करा दे रहा हूँ कि 3 टाइप्स का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर में बताओ मास का डिस्ट्रीब्यूशन किधर होता है, अलोंग द लेंथ। दूसरा बताओ क्या हो गया, एरियल या सरफेस। ठीक, तो इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किधर होता है, अलोंग द सरफेस, सरफेस मतलब एरिया के अलोंग होता है। और तीसरा हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में तुम्हारा क्या हो गया, इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनसाइड द वॉल्यूम होगा। क्या बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब आपका कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये कंटिन्यूअस मास बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से स्टैंडर्ड डेरिवेशन करेंगे। ठीक, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपके
हर एक एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी पूछता है और नहीं तो कभी कभी इनडायरेक्टली पूछता है। इनडायरेक्टली कैसे पूछता है वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बताओ समझ में आ गया? चलिए आज का पहला डेरिवेशन शुरू हो गया, ठीक। और डेरिवेशन बताओ कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड या रॉड से, ठीक। अब देखो मान लो कि ये रॉड है, थिन रॉड है, ठीक। इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस रॉड का, सबसे पहले रॉड बताओ क्या है? कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अभी जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक ऐसा एक्सिस जो कि इस रॉड पर क्या है? परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रहा? इसके एक एंड से पास कर रहा, ठीक। ये इसका एक्सिस है और ये रॉड ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा, ठीक। इसके अबाउट हम क्या करें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, पहला डेरिवेशन जो कि यही है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या करना क्या है? रॉड वहीं रखो, सिर्फ एक्सिस का पोजीशन चेंज करते जाओ। हर एक केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा? अलग आते जाएगा। इसमें से देखना दो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, वो चीज़ हम आपको अभी डिराइव करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारा इस पर प्रॉब्लम अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फिर से इस पर हम रिपीट होंगे। कब? जब आपको हम थ्योरम पढ़ाएंगे, ठीक। तो थ्योरम में वहाँ पर क्या करेंगे? 2 3 4 5 रॉड को एक साथ कंबाइन करके फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना कम टाइम में, ठीक। अभी तो आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन करेंगे, फिर आपका जब थ्योरम पढ़ाएंगे तो वही क्वेश्चन को आप कम कैलकुलेशन और कम टाइम में आसानी से सॉल्व करोगे, ठीक। तो ये पहला डेरिवेशन है, ढंग से समझना, अच्छे से बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट पर ही फोकस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक रॉड है, ठीक। रॉड का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ कितना है? l है, ठीक। ये जैसा कि हम आपको क्या बताए थे कि ये क्या होता है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी होता है। हम क्या कर रहे हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला था उस पर भी देखो हम फोकस कर रहे हैं। क्या करो, किस एक्सिस से देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना होगा, इसमें से छोटा सा मास कंसीडर करो। छोटा सा मास देखो हम कंसीडर कर लिए कितना? dm। कितना मास कंसीडर कर लिए? dm। और ये छोटा सा मास जो कट की हो रॉड में, ठीक, इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कितना मान लिए? x। कितना मान लिए? x। याद रखना कि ये x वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा सा मास आप कट की हो वो यहाँ भी कट कर सकते हो, यहाँ पर भी, कहीं पर भी कट कर सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में आप कहीं पर भी कट कर सकते हो, ठीक। ये x बताओ यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? इस एंड से लेकर इस एंड तक। मतलब कि अगर x का आपको लिमिट यहाँ पर बताना होगा तो x का जो लिमिट होगा वो कहाँ से शुरू कर रहा है? 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? 0 to l तक, लेंथ ऑफ द रॉड तक, ठीक। तो ये बताओ 0 शुरुआत हो रहा है तो बताओ ये क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। और यहाँ पर खत्म हो जाए तो बताओ ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट, ठीक। लिमिट देखो हम यहीं पर डिफाइन कर लिए। इसीलिए हम आपको वहां पर क्या बताए थे कि लिमिट हम अभी नहीं बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक। अब देखो ये dm मास, तो बताओ ये छोटा सा जो मास कट किए हो उसका लेंथ भी तो होगा। कितना लेंथ मान लिए? dx। ये छोटा सा लेंथ बताओ कितना है? dx। अब इस पिक्चर को अगर थोड़ा और अच्छे से हम देखना चाहें तो बताओ क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है? ये बताओ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक। और यहाँ से x डिस्टेंस पर ये आपका छोटा सा मास है dm। कितना मास है? dm। ध्यान से देखो तो क्या ये पॉइंट मास का केस बन रहा है? और इस dm मास की वजह से यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है हमको कितना मिला? छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di। जैसा कि कंटिन्यूअस का पहला ही फॉर्मूला आपका ये था। क्या बताओ बेटा, समझ में आया? अब बताओ यहाँ पर कि di का अगर वैल्यू आप लिखना चाहोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? मास dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर। समझ में आ रहा? अब खुद बताओ कि ऐसा मास इस रॉड में बताओ कितना कट कर सकता है? क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसा पॉइंट मास कट किया जा सकता है? पॉइंट मास कहने का मतलब कि स्मॉल मास कट किया जा सकता है, बिल्कुल कट किया जा सकता है। और सारे
ये सब स्मॉल मास को क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पर जो एडिशन करोगे कैसे करोगे, इंटीग्रेशन मेथड से। कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक, तो देखो यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई, क्योंकि सारे को क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से। अब डी आई का वैल्यू रखो तो यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि डी एम का वैल्यू क्या है। डी एम का तो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब डी एम का वैल्यू निकालने के लिए बताओ ये कौन सा टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लीनियर। ठीक, तो लीनियर में आपको हम क्या बोले थे कि इस केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलोंग द लेंथ होगा। अब इसमें याद करो कि दो केस आपको बताए थे कि कभी क्वेश्चन में लेमडा गिवन रहता है और कभी क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है, टोटल मास एम गिवन रहता है। इसमें बताओ क्या गिवन है, टोटल मास एम गिवन है। डायरेक्ट बताओ ये क्या रिजल्ट बताए थे कि डी एम, या डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखोगे, इसका टोटल मास कैपिटल एम है। कब, जब इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ एल। ठीक, और ये बताओ ये रेशियो मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, डिफरेंशियल फॉर्म। यदि इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, लेमडा। ठीक, इज इक्वल टू बताओ क्या था, डी एम डिवाइडेड बाई में डी एल, और यहाँ पर डी एल की जगह क्या है, डी एक्स है, तो क्या लिखोगे, डी एक्स। ये रिलेशन हम लोग को यूज करना है। तो बताओ यहाँ पर डी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। आराम से वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, पुट करोगे तो बताओ यहाँ पर आई बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम का वैल्यू पुट करो, एम बाई में एल इंटू कितना होगा, डी एक्स। ये पहले से क्या ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, एक्स, और एक्स का बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। रॉड यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब एक्स बराबर क्या है, 0, और यहाँ पर जाकर रॉड खत्म हो जा रहा है, मतलब कि ये बताओ एक्स बराबर कितना है, एल। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एल। वैल्यू पुट कर दो तो देखना इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। जो कांस्टेंट है उसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दोगे। तो बताओ एम बाई में एल क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। लोअर लिमिट बताओ कितना रखोगे, 0, अपर लिमिट बताओ कितना होगा, एल। ठीक, अब इसमें वैल्यू रखो तो आई बराबर बताओ कितना हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई में एल, और इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई में 3। ये तो इंटीग्रेशन आपको आता ही है, 0 से लेकर एल। अब ये लिमिट भी आपको सॉल्व करने आता है, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। तो बताओ कितना हो जाए, एम बाई में 3l, और अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या है, l। तो l के पावर बताओ कितना हो जाएगा, l के पावर 3 माइनस 0 के पावर 3। तो बताओ फाइनली जो i का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, m बाई में 3l इंटू एल के पावर 3। एक l से एक l क्या हो गया, मतलब ये क्या बच जाएगा, स्क्वायर। ये बताओ कितना हो जाएगा, फाइनली m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रख दो 3, ये कट के कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3। मतलब कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई में 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट हम कभी कभी इस रिजल्ट को क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। क्या बताओ, ये पहला डेरिवेशन था, सब कुछ समझ में आया। अब हम देखना बार बार इतना हम नहीं लिखेंगे, बार बार ये जो टर्म है अगर मास गिवन है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे। ये कैसे आया, ये देखो यहीं से आया है। ठीक, तो कुछ कुछ इसमें रिजल्ट आप याद रखना। ठीक, एक और देखो डेरिवेशन अभी देख लो। चलो देखना यहाँ पर रॉड का दूसरा एग्जाम्पल। रॉड देखो वही है, मास कैपिटल एम, टोटल लेंथ कितना, एल। इससे पहले जो एग्जाम्पल हम डिस्कस किए थे उसमें एक्सिस कहाँ से पास कर रहा था, रॉड पर परपेंडिकुलर था और एक इंड से पास कर रहा था। बट इसमें देखो अभी भी एक्सिस इस रॉड पर क्या है, परपेंडिकुलर है, बट वो एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। और बताओ अगर यहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पर लाई करेगा, मिड पॉइंट पर, रॉड के मिड पॉइंट पर। ठीक, इसी को बताओ और क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सिस है रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, सेम वही सिचुएशन है। ठीक, सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर कि इस एक्सिस से क्या करो, एक छोटा सा मास कंसीडर कर लो, कितना, डीएम का।
ठीक, और ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसका कितना मान लो x, ठीक, और ये छोटा सा जो मास कट किया इसका भी लेंथ कितना मान लो dx, ठीक। अगेन यहाँ पर देखना कि यहाँ पर अगेन वेरिएबल क्या है x, बट अब जो वेरिएबल है x वो x वेरी कर रहा है, देखो कहाँ से कहाँ तक, x इज वेरी। सबसे पहले देखना कि यहाँ पर जब इधर डिस्टेंस मेजर करोगे तो इसका साइन क्या लोगे, पॉजिटिव, और इधर जो डिस्टेंस मेजर करोगे इसका साइन क्या लोगे, निगेटिव, ठीक। हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे रॉड का निकालना है, तो पूरे रॉड मतलब इस एक्सिस से आपको इधर भी जाना पड़ेगा और इस एक्सिस से इधर भी जाना पड़ेगा। जब इधर जाओगे तो ये वैल्यू क्या लोगे, निगेटिव में, और इधर जब जाओगे तो वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव में, ठीक। ये इसका मिड पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ मास है। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बताओ, -l/2 से लेकर 2 + l/2, ये इसका बताओ क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, और ये इसका बताओ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। लिमिट इसीलिए हर एक क्वेश्चन में पहले मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक। क्या बताओ, यहाँ तक समझ में आया। एक और रिजल्ट बताओ, जल्दी से बताओ कि क्या, बताओ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं dm = बताओ क्या लिखेंगे, m/l × dx, ठीक। अब इसका देखो फिर से हम प्रूफ नहीं बताएंगे, जस्ट पिछले का जो क्वेश्चन था सेम यही वैल्यू निकाले थे, और क्यों होता है वो भी आपको हम बताए थे। ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इसका डेरिवेशन करने के लिए, ठीक। अब बताओ क्या लिखोगे कि छोटा सा मास के कारण जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, बताओ कितना मिलेगा, di = बताओ क्या लिखोगे, dm × परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना हो जाएगा, x², ठीक। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो बताओ क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ द di। क्यों, क्योंकि ऐसा सा पॉइंट मास इस रॉड में कितना कट करोगे, इन्फानाइट नंबर, और वो सारे इन्फानाइट को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इस एक्सिस के अबाउट, ठीक। और यहाँ पर एडिशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पर बताओ क्या लिखूँ, dm × x², ठीक। चलो यहाँ पर देखो I = dm का वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो बताओ कितना हो जाएगा, m/l, ठीक, ये x² × dx, ठीक। अगेन देखो कि वेरिएबल क्या है x, और x का देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन कर दिए हैं। तो लोअर लिमिट बताओ कितना हो जाएगा, -l/2, और अपर लिमिट +l/2। अब देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करो, तो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बताओ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो m/l बाहर निकल गया, ठीक। इंटीग्रेशन के अंदर में क्या होगा, x² dx, और देखो कितना है, -l/2 से लेकर। अब देखो जो लोग इंटीग्रेशन जानता होगा थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर बच सकते हो। याद करो कि अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन के अंदर में अगर इवन फंक्शन होता था, जैसे कि मान लो, हालांकि बहुत लोग को ये चीज़ पता नहीं होगा, बट जिसको पता होगा थोड़ा कैलकुलेशन इस टाइप का बच सकते हो। जैसे मान लो इंटीग्रेशन के अंदर में मान लो fx dx है, ये -a से लेकर a तक है, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द fx dx, कब, 0 से लेकर a। ये कब लिखोगे, व्हेन fx क्या होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए, ठीक। अब इवन फंक्शन क्या होता है, ये कैलकुलस का कंसेप्ट है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको जनरल मेथड बताएंगे। और दूसरा वैल्यू ये डायरेक्ट 0 होता कब, जब आपका व्हेन fx क्या हो जाए, ऑड फंक्शन हो जाए, क्या हो जाए, ऑड फंक्शन, ठीक। ये इवन और ऑड देखो होता क्या है, चेक करने का तरीका, अगर मान लो फर्स्ट पॉइंट में देखो if -x = fx आ गया, इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इवन फंक्शन। और सेकेंड में अगर f -x = माइनस ऑफ द fx आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो थोड़ा कैलकुलेशन, मतलब कि कम कैलकुलेशन में भी आंसर लिख सकते हो, बस शर्त है कि ये आप कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो पहले जनरल मेथड से बता रहे हैं, उसके बाद ये मेथड से भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन तो बताओ आपको आता है, चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या लिखूं, डायरेक्ट बताओ। I = बताओ क्या लिखूंगा, m/l, चलो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x⁻3/3, ठीक। तो x के पावर 3/3, लिमिट बताओ क्या रखोगे, -l/2 से लेकर +l/2। अब लिमिट पुट करोगे तो 3 ये बाहर निकल जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, m/3
3L। चलो अपर लिमिट क्या पुट करोगे, L बाई में 2, तो L बाई में 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना लिखोगे लोअर लिमिट माइनस L बाई में 2 के पावर 3। चलो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा m बाई में 3L। चलो ये कितना हो जाएगा L के पावर 3 डिवाइडेड बाई में 8, और यहाँ से देखो माइनस है और यहाँ पर पावर क्या है ऑड, ठीक, तो माइनस के पावर ऑड, तो ये पर क्या निकल के आएगा माइनस, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। बताओ कितना हो जाएगा L बाई में 3 के पावर 8। बताओ ये कितना हो जाएगा m बाई में 3L इंटू ये बताओ कितना हो जाएगा 2L क्यूब डिवाइडेड बाई में 8, ठीक, ये L से एक L कैंसिल आउट हो गया, ये 4, तो बताओ ये फाइनली I बराबर कितना हो जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 इंटू 3 कितना होगा 12। इसके बाद देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ कितना है ml स्क्वायर बाई में 12। क्या समझ में आया, ठीक, सबको समझ में आया। ये जनरल मेथड था, मतलब अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बट जो लोग है इतना नहीं करना चाहता तो डायरेक्ट देखो क्या करोगे, ये देखना कि आप इसका सेकेंड मेथड नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो लोग कैलकुलस पढ़ा होगा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर चेक करो कि क्या ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन, इसको यहाँ से चेक करो। देखो यहाँ पर पावर क्या है 2, ठीक, इवन पावर है, तो कोई भी निगेटिव रखोगे तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। मतलब कि अगर ये इसको अगर तुम fx मानते हो और इसमें माइनस एक्स भी रखोगे तो बताओ क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि पावर क्या है इवन है, ठीक। यहाँ से तो ये चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या कि f माइनस एक्स इक्वल टू बताओ क्या आ रहा fx आ रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है बताओ क्या है इवन, कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन है। क्या बताओ समझ में आया। और इवन फंक्शन को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बताओ आई इक्वल टू क्या लिखोगे 2 टाइम्स m बाई में l इंटीग्रेशन 0 से लेकर l बाई में 2 कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू इतना ही आएगा, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू पुट करोगे तो ml स्क्वायर बाई में 12 ही आएगा, ठीक। तो जो लोग कैलकुलस जानता आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। अब देखना यहाँ पर कि पहले वाले केस में बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ कितना था, जब रॉड का एक्सिस यहाँ पर था, तो बताओ ये अगर मान लो I1 मानते हैं तो इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना था ml स्क्वायर बाई में 3, और इसको अगर तुम I2 मानते हो तो बताओ इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना निकालें ml स्क्वायर बाई में 12। बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा है। क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि I1 इज ग्रेटर देन क्या है I2, क्यों, क्योंकि अगेन देखो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है जो पिछले क्लास में हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो बताए थे, कुछ ऐसा ही रिजल्ट हमको रिलेट कराए थे। ये वैल्यू इसलिए ज़्यादा है कि इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो ज़्यादा होगा। यहाँ से इस एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो इसके रिस्पेक्ट में कम था, इसलिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था कम हो रहा, जैसा कि आप मैथमेटिकली भी आप देख पा रहे हैं। क्या समझ में आया, ठीक। तो ये दोनों स्टैंडर्ड डेरिवेशन है रॉड का। क्या पहला डेरिवेशन क्या था कि ऐसा एक्सिस जो कि रॉड पर क्या हो परपेंडिकुलर हो और इसके एक एंड से पास कर रहा था, तो उसका बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना है ml स्क्वायर बाई में 3 डिराइव किए थे। दूसरा बताओ पॉइंट क्या था, एक ऐसा एक्सिस जो कि रॉड के क्या हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर वो एक्सिस जो रॉड के परपेंडिकुलर हो और कहाँ से पास करता हो सेंटर ऑफ मास से, कहाँ से पास करता हो सेंटर ऑफ मास से, तो उसका देखो फॉर्मूला क्या डिराइव किए ml स्क्वायर बाई में 12। ये दोनों रिजल्ट आप याद रखना, ठीक। हम दोनों रिजल्ट को यूज करेंगे। क्या समझ में आया। अब ये देखना हम ये अब नहीं करने जा रहे हैं, अब घर पर खुद ट्राई करना। क्या कोई ज़रूरी है कि हमेशा एक्सिस ऐसा ही बने। मान लो कि रॉड यही है और अब थर्ड केस में देखो ये एक्सिस है और ये एक्सिस देखो इसके एक एंड से देखो जो डिस्टेंस है वो l बाई में 3 है और दूसरे एंड से बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, खुद बता सकते हो, बताओ कितना हो जाएगा 2l बाई में 3। ये मान लो I3 निकालना, क्या निकालना है I3।
क्या बताओ, खुद बताओ, क्या इसका सॉल्यूशन तुम नहीं कर सकते हो? अरे आराम से कर लोगे। क्या चेंज होगा? सारा वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर देखो लिमिट चेंज होगा। लिमिट जब रखोगे इस केस में तो बताओ यहाँ पर एक्स लोअर लिमिट बताओ कितना रखोगे, -l/3, और अपर लिमिट बताओ कितना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जो होगा x इक्वल टू कितना होगा +2l/3। क्या बताओ, समझ में आया? घर पर ट्राई करना, ठीक। मतलब 3 आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन हो गया रॉड का, ट्राई करना। किसी को दिक्कत होगा पर्सनली हमसे पूछ लेना, ठीक। यहाँ तक रिवीजन करना, फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स वेरिएशन का लाएंगे, ठीक। उसके बाद बहुत सारा भी हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।